अस्सलाम दोस्तों, इन में कुछ आमदीद। अमृतसर में पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान तहरीक जिंदाबाद के नारे लग गए हैं और एकदम से खालिस्तान तहरीक के हवाले से जो पेशरफ्त सामने आ रही है वो यकीनी तौर पर भारत के लिए दर्द सर बनने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमले के बाद भारत को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर शदीद दबाव का सामना है बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी भारतीय इक़दामात को तौसीक नहीं मिल रही और ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीश का सबब है। ना सिर्फ भारत के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो मनफी सेंटीमेंट्स बीजेपी ने उभारने की कोशिश की, खुद भारतीय पंजाब के अवाम ने ना सिर्फ उसका जवाब दे दिया बल्कि उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए खालिस्तान तहरीक का झंडा भी एक मरतबा फिर उठा लिया है, जो कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे, लेकिन इस सारे अमल की वजूहात को जानने से पहले पाकिस्तान पर हमला भारत की कितनी बड़ी गलती साबित हुआ और इसके नतीजे में भारत को अब तक कितने सदमात उठाना पड़ रहे हैं, सिर्फ आपको उसकी एक हल्की सी झलक दिखाना चाहता हूं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स में सऊदी अरेबिया, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क है, उसने भारत के लिए वीज़ों के इजरा पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिक्स से, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ख़ासतौर पर रीजनल कॉरपोरेशन के हवाले से ब्रिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रिक्स में इब्तदाई तौर पर 5 ममालिक शामिल थे जिनको लीड कर रहा था ब्राज़ील, और उसके बाद उसके अंदर रशिया, इंडिया, चाइना वगैरह जो है, ये 5 ममालिक शामिल थे। इस तंजीम में बाद में मज़ीद 5 ममालिक को शामिल किया गया। अब ये बात सामने आ रही है कि रशिया और चाइना भारत के ऊपर न सिर्फ शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं बल्कि ब्रिक्स की जैसी तंजीम से इंडिया को निकाल कर इंडोनेशिया को शामिल करने के हवाले से ठोस पेशरफ्त सामने आ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि चीन ने गाड़ियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली नादर मादनियात के भारत को बरामद करने पर पाबंदी लगा दी है। चाइना तो एक बड़ा मुल्क है। नेपाल के बारे में आप सोच सकते हैं, नेपाल ने जनाब हाल ही में अपना एक नया जोग्राफियाई नक्शा जारी किया है और इस जोग्राफियाई नक्शे के अंदर जो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके नेपाल जिनके ऊपर अपना दावा करता है, उसको उन्होंने जनाब अपने सरकारी नक्शे में शामिल करके इस बात का इंदिया दे दिया है कि भारत नेपाल के जिस हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है, नेपाल उसको ना सिर्फ अपना हिस्सा तस्वुर करता है बल्कि वो वापस लेने के लिए अब अमली तौर पर मैदान में उतरना शुरू हो गया है। ना सिर्फ नेपाल बल्कि मालदीव जैसा एक और छोटा मुल्क जो कि भारत के नाजायज दबाव का शिकार था, उसने भी भारतीय तसल्लुत के हवाले से और भारत का जो खपते बर्तरी था उसको तोड़ते हुए अपना जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं वो लीज पर चाइना को देने का ऐलान कर दिया है। और इसी तरह के ऐलानात श्रीलंका की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत की सरहद के करीब चीन को फौजी अड्डा बनाने की इजाज़त दे दी है और वहां पर फौजी अड्डा बनाने के लिए चीन की तरफ से तामीरात का आगाज भी कर दिया गया है। उसके साथ साथ रूस ने भारत के साथ दिफाई ताउन को ना सिर्फ खत्म कर दिया है बल्कि उसकी जगह पर अब पाकिस्तान को रशिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ना सिर्फ अहम मुकाम हासिल हो गया है बल्कि रशिया ने एक जानिब पाकिस्तान में $2.6 बिलियन की नई स्टील मिल लगाने का बाज़ाब्ता मुआहदा कर लिया है, बल्कि पाकिस्तान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देने की पेशकश की है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। ना सिर्फ ये बल्कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $20 बिलियन अगले 10 साल के लिए देने का ऐलान किया है और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के जो दीगर झेली इदारे हैं उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को मजीद $20 बिलियन मिलने जा रहे हैं। ये जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से पाकिस्तान को $80 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। ये जो तमाम सदमात हैं जिनकी अभी मैंने आपको एक मुख्तसर सी झलक पेश की है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके कितनी बड़ी गलती की है और अब उस गलती का खमियाजा भारत को ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया
दुनिया इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ी है बल्कि भारत को एक किस्म की आइसोलेशन में भी डाल दिया गया है। सऊदी अरेबिया जिसने हाल ही में अपने दरवाज़ों को तमाम नेशंस के लिए खोल दिया था और वहां पर एक जदीद सऊदी अरब की बुनियाद क्राउन प्रिंस हिज एक्सीलेंसी जनाब मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से रखी गई थी और उनकी तरफ से जो पाबंदियां थी मुख्तलिफ ममालिक पर वीज़ों की, उनको भी उठा लिया गया था और ख़ास तौर पर रियाज को एक इंटरनेशनल लेवल का शहर बनाने का ऐलान और उसके साथ साथ एक और नया मेगा प्रोजेक्ट भी शुरू करने का ऐलान किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से कई प्रोजेक्ट्स में इजहार दिलचस्पी भी की गई थी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक से ज्यादा मर्तबा जो है सऊदी अरेबिया के दौरे भी किए थे और हाल ही में जब सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए थे तो उसके बाद उन्होंने इंडिया का दौरा भी किया था और वहां पर उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी लगाने के प्रोजेक्ट को अनाउंस भी किया था, जिसके बारे में इतलात ये हैं कि उस प्रोजेक्ट को भी हेल्ड इन अबेंस कर दिया गया है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत की तरफ से हेल्ड इन अबेंस किया गया। आज जो इस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है वो सऊदी अरब की तरफ से एक फहरिस्त जारी की गई है 14 ममालिक की, जिनके लिए वीज़ों के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसमें और बहुत सारे ममालिक भी शामिल हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इसके अंदर भारत का नाम भी शामिल है और भारत के लिए सऊदी अरेबिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, जो कि मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। इसी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री, जिसके बारे में इंडिया का ये दावा था कि जनाब ये दुनिया में जापान के बाद दूसरी बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी जो इदारे हैं वो जो प्लांट्स हैं वो भारत में कायम है और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी भारत में बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम हो रहा था, लेकिन उसके लिए जो तमाम तर रॉ मटेरियल था भारत वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर चाइना टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल करते हुए J-10C के जरिए रफाल तैयारों को गिराने के बाद एक जानिब भारतीय हुकूमत ने चाइना के साथ सर्दमोरी का रवैया इख्तियार किया और भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट्स चाइना की जा रही थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, जो कि मजमूई तौर पर सालाना अगर उसका वॉल्यूम देखा जाए तो वो तकरीबन $16 बिलियन बनती है, जो कि चाइना भारत से इंपोर्ट करता था। जबकि इंडिया चाइना से जो चीज़ें इंपोर्ट करता है उसकी वैल्यू तकरीबन $190 बिलियन बनती है, जिसमें से सबसे मेजर पोर्शन ये जो गाड़ियां हैं इनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाली नादर मादनियात, जिनमें अर्थ मैग्नेट्स भी शामिल हैं, वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। अब उसके बाद चाइना ने ये जो नादर मादनियात हैं इनको भारत मुंतकिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है, उनकी एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद भारत की ऑटो इंडस्ट्री का तो जनाजा ही निकल गया है। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक बहुत बड़ा बल्कि एक ऐसा जख्म बन गया है जो कि जिसका जो है ना असरात, जिसकी तकलीफ भारत को बहुत ही तवील अरसे तक महसूस करना होगी। इसी तरीके से भारत ने तुर्की की तरफ से जो पाकिस्तान के साथ ताउन किया गया था जंग के मौके पर, आपको याद है कि टर्किया ने अपनी एक वॉरशिप पाकिस्तान को भिजवा दिया था ताकि अगर कोई बहरी लड़ाई की सूरत हाल पैदा होती है तो उस वॉरशिप को भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता था, उस जंगी जहाज़ को, लेकिन बहरिया को हरकत में लाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। और इसके साथ साथ टर्किया की तरफ से पाकिस्तान को तकरीबन 1000 ड्रोन्स का तोहफा भी वसूल हुआ था और इस ड्रोन्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने का नतीजा ये निकला कि भारत ने जो अपने विजिट वीज़ास थे जो उन्होंने टूरिज्म के लिए टर्किया जाना था उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी, जिसके जवाब में तुर्की की तरफ से भी भारत को बड़ा सख्त किस्म का जवाब मिला। और ये जो दीगर लिस्ट मैंने आपको बताई है ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अब एक जानिब अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में एक भारतीय रियासत है जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में रियासत मुखालफ ना सिर्फ मुजाहरे हो रहे हैं बल्कि वहाँ पर कम्युनल वायलेंस की भी इतलात हैं और यह कम्युनल वायलेंस इस हद तक बढ़ गया है कि उसके बाद भारतीय फ़ौज को वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए भिजवाया गया और ऑपरेशन करने के लिए जाने वाले जो भारतीय फ़ौजी थे उनके ऊपर भी मणिपुर रियासत के अंदर हमले किए गए और उसके बाद ईस्ट मणिपुर हो, वेस्ट मणिपुर हो या
उसके साथ जो दीगर नवाही इलाके हैं वहां पर जो इस वक्त कशीदगी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी मणिपुर की आग ठंडी नहीं हुई थी कि भारतीय पंजाब के वजीर आला ने अपनी असेंबली में तकरीर करके मोदी सरकार को वो जूते मारे कि जनाब वो भी अपनी मिसाल आप है। ये जो हालिया झड़प हुई थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वहां पर भारतीय पंजाब, चूंकि पाकिस्तानी पंजाब से बिल्कुल मुत्तसिल है, वहां पर भारतीय फौज को डिप्लॉय भी किया गया था और वहां पर S-400 मिसाइल बैटरीज को भी वहां पर नस्ब किया गया था ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल फायर किए जाएं तो S-400 उनका रास्ता रोके। अब यह पता चला है कि 4 दिन के लिए, यानी 6 मई से लेकर 10 मई तक जो अब वहाँ पर जो भारतीय फौज को तैनात किया गया था, भारतीय वजारत दिफा ने एक लंबा चौड़ा बिल बनाकर जो है वो भारतीय पंजाब के हवाले किया है और उनसे मुतालबा किया गया है कि फ़ौज को, चूँकि वहाँ पर तैनात किया गया था भारतीय पंजाब को, लिहाजा फ़ौज की नकलो हरकत और वहाँ पर क़यामो ताम के जो अखराजात हैं वो भारतीय पंजाब अदा करे। तकरीबन कोई 7-8 करोड़ रुपए का बिल भिजवा दिया गया है भारतीय पंजाब को, जिसके बाद भारतीय पंजाब के वजीर आला ने खुद अपनी असेंबली में तकरीर करते हुए राजनाथ सिंह और मोदी का तो जनाब उन्होंने तो हशर नशर कर दिया और उन्होंने कहा जनाब कि ये कैसा मुल्क है, ये कैसा निज़ाम है जहाँ पर अपने ही मुल्क के, अपनी ही एक स्टेट की हिफाजत के लिए जो फ़ौज तैनात की गई उसके पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि ये जो फ़ौज है इसके लिए पूरा जो उनकी जो रिपब्लिक है वहाँ से जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वो इकट्ठे होते हैं और उन टैक्स पेयर से फ़ौज को पाला जाता है। ये कौन सा तरीकाकार है? फिर उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपने हमसे पैसे लेने हैं तो फिर भारतीय पंजाब से जो भी जवान फौज के अंदर भर्ती होंगे हम आपसे हर एक रिक्रूट का किराया लिया करेंगे ताकि ये जो पैसे हमने बाद में किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपको अदा करने हों वो हमारे पास मौजूद हों। और भारतीय पंजाब के वजीर आला की इस तकरीर के बाद बताया जाता है कि राजनाथ सिंह ने ये जो बिल था इसको विड्रॉ कर लिया। उनका जनाब अगर आला कम पे आ गया फिर तो रुकना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ कश्मीर के इशू को लेकर भी एक मर्तबा फिर एक जो है ना वो हंगामा बर्पा हुआ है और जो भारत के तज्जिया निगार हैं उनका ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए भारत ने जो उसके लिए मुश्किल पैदा हो गई है कश्मीर पर अपने तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि उसके बाद अब जो कश्मीर इशू है ये इंटरनेशनलाइज्ड हो गया और आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। कश्मीर के आलमी तवज्जो का मरकज़ बनने के बाद भारत के लिए अब इस इशू से आंखें चुराना कतई तौर पर नामुमकिन हो गया है। अभी कश्मीर का मामला ठंडा नहीं हुआ था तो अमृतसर के अंदर जनाब खालिस्तान तहरीक के हामियों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और मतलब ये नहीं है कि ये जुलूस खालिस्तान तहरीक वालों ने कनाडा में निकाला या बरतानिया में निकाला, ये जो जुलूस है ये अमृतसर के अंदर निकाला गया, अमृतसर के अंदर। और अमृतसर के अंदर ये जो जुलूस निकाला गया है वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और खालिस्तान तहरीक जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए और इस हद तक ये वहाँ पर इस इशू को लेकर अब भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर उस जुलूस की और नारों की जो वीडियोस हैं वो वायरल हैं। हत्ता कि खुद एक भारतीय न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है ANI ने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर भी इस वीडियो को शेयर किया है और अपने जो उनके पास जो अपना एक चैनल है टीवी चैनल उसके ऊपर भी उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया है, अपने चैनल पर नशर किया है और मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि जनाब केड़ी लड़ाई लड़ बैठे हो, ऐसे लड़ाई सानू लड़ गई है। और ये जो नताइज हैं ये जिनका मैंने भी आपके सामने एक लंबी फहरिस्त रखी है, ये अब तक के मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट करके बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसका भारत को उन सदमात का सामना करना पड़ा है जो कि पाकिस्तान पर हमले के बाद भारतीय सरकार को भुगतना पड़ा है। अब अगर आप एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि जिस तरीके से भारत में रियासत मणिपुर है, इसी तरीके से असम है, इसी तरीके से कश्मीर है, इसी तरीके से ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर भारत से आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। अब अगर
पंजाब जैसा सूबा, भारतीय पंजाब जैसा सूबा, वहां से दोबारा खालिस्तान तहरीक का जिंदा होना और वापस से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, ये एक ऐसा पैगाम है मोदी सरकार के लिए कि जनाब वो अब इन झटकों से संभल नहीं पाएंगे। और अगर इस तरह के नारे और इस तरह के आज़ादी की तहरीकें मज़ीद शुरू होती हैं, कश्मीर के अंदर भी दोबारा से आज़ादी की तहरीक शुरू होती है, मणिपुर से शुरू होती है, असम से आती है, तो फिर नागालैंड से आती है, तो फिर भारत के लिए अपने रिपब्लिक को जो है ना जोड़ के रखना वो कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। भारत अब किस किस चक्कर में पाकिस्तान पर अटैक करेगा? ये क्या ये जो जुलूस निकला है ये अब कहेंगे कि जनाब ये तो पाकिस्तानी हमायत से निकला है, ये जो नारे लगे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के ये तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, पाकिस्तान जो है वो भारतीय पंजाब को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अटैक कर देंगे पाकिस्तान पर। न्यू नॉर्मल बनाया हुआ है जनाब, अब अगर कोई वाकया हुआ तो हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। इसके बाद अटैक करेंगे पाकिस्तान पर, किस किस बात पर करेंगे पाकिस्तान पर अटैक? बेहतर यह है कि मोदी सरकार जो है वो अवाम की पल्स को देखे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो टेम्परेचर इस वक्त भारत के खिलाफ है उसको महसूस करे और जो हकदार हैं उनको उनका हक दे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में इस्तिस्वाब राय कराए, फौजें वहाँ से बाहर निकाले और साडा हक इत्थे रख, बात ख़त्म। उसके बाद भारत जाने और बाकी चीज़ें जाने। अब ये जो खालिस्तान वाला मामला है ये अगर आगे बढ़ता है और पाकिस्तान जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भारत जो है वो अलहदगी पसंदों की सरपरस्ती करता है, खुल्लम खुल्ला करता है। पाकिस्तान तो जो है वो अभी तक सफारती ज़ुबान में उन्होंने खालिस्तान तहरीक की हिमायत नहीं की, लेकिन एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि हिमायत कर दी तो फिर क्या बनेगा? आप फॉलो करें ना पॉइंट को। तो ये बिगनिंग है, इट इज़ बिगनिंग ऑफ द एंड। इंडिया को इस बिगनिंग से अपने एंड को देख लेना चाहिए और यही उसके लिए आज ये जो मैंने आपको एक लिस्ट दी है ये उसके लिए एक बहुत वाज़ेह पैगाम है। अगर वो समझे तो कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेने का मतलब ये नहीं है कि बिल्ली शिकार नहीं करेगी, बिल्ली ने तो जनाब कबूतर को हड़प कर जाना है। लिहाजा बेहतर यह है कि मोदी सरकार कम कहे कोई ज़्यादा समझे तो उसके लिए बेहतर है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।